हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में आप लोगों का बहुत स्वागत है बच्चों। तो आज हम जिस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। ठीक है, तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, तो इसी पे हम चर्चा करेंगे और इसी पे बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में। ठीक है, अब अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, क्यों बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करा जाता है। सबसे पहले तो जो बायोटेक्नोलॉजी टर्म था वो कार्ल एरिकी द्वारा दिया गया था। ठीक है, एक्चुअल में इसमें होता क्या है, हम क्या करते हैं बेसिकली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर उनके जितने भी एंजाइम्स हैं, ठीक है, ठीक है, उनका इस्तेमाल करा जाता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ह्यूमन बीइंग के बेनिफिशियल के लिए कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाने हैं या कुछ प्रोसेसेस डेवलप करनी है, उसके लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करा जाएगा या उनसे बनने वाले एंजाइम्स का इस्तेमाल करा जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या हो गया, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या हो गया, ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करना मतलब या तो उनके कुछ पार्ट्स का इस्तेमाल हो सकता है या उनसे बनने वाले किसी एंजाइम्स का इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, और उससे हम क्या बनाएंगे, जो ह्यूमन बींग है उसके लिए ही कुछ बेनिफिशियल चीज़ें बनाएंगे। ठीक है, ठीक है। अगला पॉइंट है ट्रेडिशनल एग्जाम्पल। ट्रेडिशनल एग्जाम्पल यानी कि पुराने समय पर जब हमें बायोटेक्नोलॉजी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ठीक है, अब जैसे कर्ड है, ब्रेड है, वाइन है, ये माइक्रोब मीडिएटेड प्रोसेस, ये सारी जितनी भी है ना, तो इसमें भी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी यूज़ हुई है। क्योंकि इसमें भी आपने क्या करा है, दूध से दही बन रहा है तो उसने उसमें आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करा है, किया है ना। और जो दूध से दही बन रहा है वो क्या है, ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल है, कंज्यूम करा जाता है उसको। तो कहीं ना कहीं ये भी किस में आ जाता है, बायोटेक्नोलॉजी में आता है। ठीक है, अब ये तो ट्रेडिशनल टाइप्स के मेथड्स हो गए। अब जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है इसमें क्या किया जाता है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का प्रोडक्शन किया जाता है लार्ज स्केल पर। ठीक है, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का मतलब हो गया कुछ ना कुछ उनके जीन्स में क्या हुए हैं, कुछ चेंजेस हुए हैं जो क्या होंगे, बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जीन सिंथेसिस, डीएनए वैक्सीन डेवलपमेंट, जीन थेरेपी, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, अब अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो जो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है यानी कि जो ईएफबी है, इन्होंने कहा है कि बायोटेक्नोलॉजी एज इंटीग्रेटिंग नेचुरल साइंस, ठीक है, with organism sell their parts and molecular analogues for products and services। कहने का मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड नेचुरल साइंस है, मतलब इसमें सभी चीज़ों का इस्तेमाल हुआ होगा। ठीक है, इंटीग्रेटेड नेचुरल साइंस है मतलब जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हर चीज़ इसमें इंक्लूडेड है। ऐसा नहीं कि बायोटेक्नोलॉजी सिर्फ आप जूलॉजी में ही पढ़ेंगे या केमिस्ट्री में ही पढ़ेंगे, सब जगह इस्तेमाल होती है। ठीक है, यानी कि सभी तरीके की साइंस का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। और कोई ऑर्गेनिज्म, उसकी सेल या उसका कोई पार्ट या उसका कोई मॉलिक्यूलर लेवल का कोई पार्ट, मॉलिक्यूलर एनालॉग, ठीक है, इन सब चीज़ों का किसी भी चीज़ का इनमें से, ठीक है ना, या तो होल ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल किया जा सकता है या उसका कोई सेल इस्तेमाल करा जा सकता है, उसका कोई पार्ट इस्तेमाल करा जा सकता है, या फिर मॉलिक्यूलर लेवल पर उसे इस्तेमाल करा जा सकता है, जिससे हम क्या बनाएंगे, कोई प्रोडक्ट बनाएंगे या फिर कुछ सर्विसेज डेवलप करेंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये चीज़ें किसके लिए हैं, ह्यूमन बीइंग के लिए ही। ठीक है, अब आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो उसमें दो चीज़ें, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है, अब अगर मैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करूँ तो उसमें लिखा ऑल्टर्स जेनेटिक मटीरियल एंड इंट्रोड्यूसेस इट इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म चेंजिंग देयर फिनोटाइप। कहने का मतलब क्या हो गया कि भाई मैंने क्या करा है, जेनेटिक मटीरियल में चेंज करा है, ठीक है, एंड इंट्रोड्यूसेस इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म चेंजिंग देयर फिनोटाइप। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, उसका फिनोटाइप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब कि भाई कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट मैंने लिया, जो मैं चाह रही थी कि जीन बहुत अच्छा है, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का कोई जीन है और मैं किसी प्लांट में उसको इंट्रोड्यूस करना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, उसके डीएनए आरएनए में क्या हो जाएगा, कुछ चेंज होगा ना, क्योंकि मैंने एक फॉरेन पार्टिकल ऐड कर दिया। ये ए प्लांट का डीएनए है, ये बी प्लांट का है, ठीक है। अब सपोज
यहाँ से मुझे कुछ ये वाला हिस्सा चाहिए, मैंने ये पार्ट यहाँ ऐड कर दिया, तो अब ये जो बी का जो डीएनए रहेगा वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ना, उसमें कुछ चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। अब दूसरा आ जाता है आपका बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। इसका मतलब हो गया मेंटेन स्टेराइल कंडीशन इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस फॉर ग्रोथ ऑफ डिजायर्ड माइक्रोब्स और यूकैरियोटिक सेल्स टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स लाइक एंटीबायोटिक एंड वैक्सीनेशन। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में तो क्या हो गया भाई, आपने क्या करा, जीन्स को ऑल्टर किया, ठीक है, मतलब जेनेटिक लेवल पर कुछ चेंज किया, उसको ऑर्गेनिज्म में डाला, जिससे उसका रिजल्ट क्या हुआ, थोड़ा बहुत क्या हो गया, चेंज हुआ, ठीक है। दूसरा आपने क्या करा, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, यानी कि आपने क्या करी, जो केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस थी, यानी कि आप जिस डिजायर्ड, यानी डिजायर्ड का मतलब कि जो आपको चाहिए, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ आप बढ़ाना चाह रहे हैं, या कोई सेल है जिसकी ग्रोथ आप बढ़ाना चाह रहे हैं, आप कोई एंटीबायोटिक या वैक्सीन बनाना चाह रहे हैं, उसकी ग्रोथ के लिए, उसको बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, आपको स्टेराइल मीडियम चाहिए होगा। तो क्या करेंगे आप, उस स्टेराइल कंडीशन को मेंटेन करेंगे, ठीक है ना। तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में क्या करा जाता है, स्टेराइल कंडीशंस मेंटेन करी जाती हैं, ताकि हम क्या कर सकें, जो डिज़ायर्ड माइक्रोब्स हैं या जो भी हमें चाहिए डिज़ायर्ड सेल्स हैं, उससे हम क्या कर सकें, प्रोडक्ट बना सकें। अब स्टेराइल होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसमें कोई दूसरा माइक्रोनिज्म ग्रो कर जाएगा तो ये जो आप प्रोसेस करेंगे वो क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, पूरे तरीके से सही ढंग से काम नहीं कर पाएगी, ठीक है। इसीलिए उसको स्टेरलाइज किया जाता है, ठीक है ना, कंटामिनेशन फ्री मीडिया उसको दिया जाता है, ठीक है। ठीक है, अब आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर आते हैं, ठीक है, कि भाई इसमें है क्या क्या चीज़ें, ठीक है। ठीक है, ऑफर्स एडवांटेजेस ओवर ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन बाय आइसोलेटिंग एंड इंट्रोड्यूसिंग ओनली डिजायरेबल जीन्स। मतलब अब आपको पहले की तरह ऐसा नहीं है कि कंप्लीट फर्टिलाइजेशन कराने की जरूरत पड़ जाए, ऐसा नहीं है, उसमें भी फिर चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो आपको जो जीन चाहिए आप सीधा सीधा उसको इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब भाई जैसे फॉर एग्जाम्पल यही हो गया ना कि प्लांट ए है, दूसरा प्लांट क्या है, बी है, ठीक है, ये प्लांट ए है, दूसरा ये प्लांट बी है। तो अब ट्रेडिशनल मेथड में क्या होगा कि भैया इसके आप पोलन ग्रेन्स लेंगे और इसकी स्टिग्मा पर गिराएंगे, तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो गया, जैसे मेंडल ने किया था। अब इसमें कुछ अच्छे कैरेक्टर हैं, कुछ बुरे कैरेक्टर हैं, इसमें भी कुछ अच्छे कैरेक्टर है, कुछ बुरे कैरेक्टर, मुझे दोनों के अच्छे कैरेक्टर चाहिए। तो जब मैं ऐसे नेचुरल फर्टिलाइजेशन कराऊंगी तो इसमें कोई गारंटी नहीं है कि दोनों के दोनों अच्छे कैरेक्टर मिलेंगे, बुरे भी मिल सकते हैं, एक का अच्छा दूसरे का बुरा भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये तो ट्रेडिशनल मेथड हो गया, अब मुझे ये कराने की ज़रूरत ही नहीं है। अब मुझे भैया इसमें मुझको पता है, जैसे ये सीड, इसकी क्या है, डिजीज रेजिस्टेंस क्वालिटी अच्छी है बी वाले की, और इसकी सीड की क्वालिटी अच्छी है, मुझे चाहिए इसका सीड क्वालिटी का जीन। तो पहले मैं ये पता करूँगी कि इसमें जो सीड की क्वालिटी है वो कौन सी जीन, कौन सा जो जीन है वो कंट्रोल करता है सीड की क्वालिटी को, ठीक है, कहाँ पर मिलेगा वो। तो फिर मैं क्या करूँगी, उस जीन को कट करके निकालूंगी और यहाँ इंसर्ट करना है मुझे। तो सबसे पहले मुझे अब इसके लिए भी, ऐसा तो नहीं है कि मैंने जीन निकाला और सीधा यहाँ डाल दिया, ऐसा नहीं है, इसके लिए फिर मुझे वेक्टर चाहिए होगा जहाँ पर मैं इसको ऐड करूँगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ही अभी हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसमें क्या होता है आपका, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ठीक है, जिसमें क्या होगा, एक प्लाज्मिड होगा, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का जो लिया गया था, जो पहला बनाया गया था, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि हम क्या लेंगे, एक प्लाज्मिड जीन लेंगे, ठीक है, ठीक है ना, एक प्लाज्मिड डीएनए लेंगे, प्लाज्मिड जीन के लिए हूँ, प्लाज्मिड डीएनए लेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, अपना जो भी डिजायर्ड जीन है उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हुआ क्या, जो पहला कंस्ट्रक्शन हुआ, जो फर्स्ट आरडीएनए मॉलिक्यूल बना, वो बना कैसे। तो जो पहला आरडीएनए मॉलिक्यूल बनाया था वो एक्चुअल में 1972 स्टेनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर ने बनाया था। हालांकि इनको उसका श्रेय मिलता नहीं है, क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया था, इन्होंने क्या किया था, वो जो था नेटिव प्लाज्मिड था, इसी वजह से इनको उसका श्रेय मिलता नहीं है, ठीक है। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन एंड डीएनए लाइगेज लिंक, ठीक है, इसमें कुछ कुछ चीज़ें, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, मॉलिक्यूलर सेजर्स इनको कहा जाता है, इनका काम क्या होता है, डीएनए को कट करने का, ठीक है। लाइगेज का काम होता है जोड़ने का, ठीक है, डीएनए के जो भी टुकड़े हैं या कुछ बीच में मिसिंग है तो उनको क्या करने का काम होता है, जोड़ने का काम होता है, ठीक है। टू प्लाज्मिड वेक्टर फॉर रेप्लिकेशन इन होस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अभी इसको समझते हैं हम थोड़ा अच्छे से और डिटेल में, ठीक है। देखो होता क्या है, ठीक है, ये है सपोज आपका कौन सा, ये क्या ले लिया हमने,
साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम ले लिया, ठीक है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, एक तो इसका जीनोमिक डीएनए है, ठीक है, एक क्या है इसका, एक है इसका जीनोमिक डीएनए, ठीक है। और दूसरे क्या होगा इसके, एक तो हो गया इसका जीनोमिक डीएनए और दूसरे क्या होगा इसके प्लाज्मिड। ये क्या है, प्लाज्मिड, ये क्या है आपके प्लाज्मिड, ठीक है। अब ये प्लाज्मिड में क्या है, अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, इसमें क्या है, इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, ठीक है, ठीक है ना। अब प्लाज्मिड होते क्या है, प्लाज्मिड बेसिकली क्या होते हैं, स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सब्सटेंस, ठीक है। प्लाज्मिड को हम क्या कह सकते हैं, ये छोटे से होते हैं सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, ठीक है। क्रोमोसोम के अलावा, ये हो गया ना जीनोमिक डीएनए आपका, उसके अलावा है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और कैसे हैं आपके एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, ठीक है ना, यानी कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ये क्या हो गया, आपके प्लाज्मिड हो गए, ठीक है। तो अब हुआ क्या, ये प्लाज्मिड है, ठीक है। इस प्लाज्मिड के अंदर क्या है, डिजीज रेजिस्टेंस जीन है, ठीक है, एंटीबायोटिक, सॉरी डिजीज कह रही हूँ, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, ठीक है। तो अब हमने क्या करा है, ये ले लिया हमने यहाँ से, यहाँ पर कहीं पर इसमें है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था, ठीक है, यहाँ कहीं पर, इसको दूसरे कलर से बना लेते हैं हम, ये यहाँ कहीं पर येलो विजिबल है, ये उतना विजिबल है, तो यहाँ पर ले लेते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है इसमें, ठीक है, ठीक है ना। तो अब हमने क्या लिया है, ये था इस प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ठीक है, और ये था बाकी का, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, इसमें डाले हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्या डाले इसमें, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल दिए। अब ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने क्या कर दिया, कट लगा दिया, तो यहाँ कट लगा दिया, यहाँ कट लगा दिया, जिससे इसके क्या हो जाएंगे, दो पीसेस हो जाएंगे, ठीक है, जिसमें क्या हो जाएगा, एक हिस्सा तो ये अलग हो गया और दूसरा आपका ये अलग हो गया, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। अब ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था जो उससे अलग हो गया, ठीक है, और ये बाकी का बचा हुआ हिस्सा अलग हो गया, ठीक है। अब ये जो वेक्टर डीएनए था, ये क्या था, ऑलरेडी नेटिव का ही है, मतलब इसी का लिया हमने और इसी को पहले अलग करा है और वापस इसी के साथ इसको हमने जोड़ दिया, इसी वजह से इनको नई डिस्कवरी नहीं माना गया था, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, डीएनए लाइगेज, इन दोनों को जोड़ा, क्या लिया है साथ में, डीएनए लाइगेज लिया है, क्योंकि हमने क्या बोला था, लाइगेज क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, डीएनए लाइगेज लिया, इस डीएनए लाइगेज ने इसको क्या कर दिया है, जोड़ दिया है, ठीक है, इसको जोड़ दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका, आरडीएनए बन गया ना, ठीक है। अब हमने ये क्या करा था, पहले इसी को लिया, इसी को काटा एंड इसी को आपस में जोड़ दिया। तो इन्होंने क्या करा था, जो नेटिव था डीएनए उसी को लिया था, नेटिव प्लाज्मिड ही लिया था, तभी न्यू डिस्कवरीज को नहीं माना गया था, ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। दूसरी चीज़ क्या हो गई भैया, अब आरडीएनए तैयार है, फर्स्ट स्टेप यानी कि आरडीएनए रेडी हो गया। सेकंड स्टेप में क्या होगा, इस आरडीएनए को क्या करा जाएगा, ट्रांसफर करा जाएगा। तो सेकंड स्टेप क्या होता है आपका, जीन ट्रांसफर, जीन ट्रांसफर, ठीक है। अब इसमें क्या करा हमने, क्या ले ली, एक और सेल ले ली, ई कोलाई ले लिया जिसमें, ठीक है, हमने बैक्टीरियल सेल ले ली, ई कोलाई, ठीक है। अब इसके अंदर इसका जीनोमिक डीएनए है, जीनोमिक डीएनए हो गया, ठीक है। दूसरा हमने क्या ट्रांसफर कर दिया है, इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन डाल दिया, ठीक है, पहले तो था नहीं, अब हमने क्या कर दिया, इसके अंदर डाल दिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इसके साथ, ठीक है। ठीक है, ये जो हमने बनाया है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ये हमने क्या कर दिया, इसमें इंसर्ट कर दिया है, ठीक है, ई कोलाई में डाल दिया,
ठीक है ना। तो अब ये जो इकोलाइज सेल है वो क्या हो जाएगी, जो एंटीबायोटिक है उसके लिए क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंट हो जाएगी। और फिर फर्दर जब ये डिवाइड करेगी या इसका जब डिवीजन होगा तो इसमें भी क्या हो जाएगा, जो सेल्स बनेंगी वो इस तरीके की बनेंगी जिसके अंदर क्या होगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है ना। तो ये इसमें मेनली क्या होता है, आपके 3 स्टेप होते हैं जीन्स ट्रांसफर। ठीक है, पहला तो हो गया आपका फॉर्मेशन की जो कंस्ट्रक्ट होगा आपका, जो आरडीएनए बनेगा वो हो गया। सेकेंड क्या हो जाएगा आपका, जीन ट्रांसफर, कि भाई आपने इसको इसमें ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, और फिर क्या करेगा, ये अगली जनरेशन में ट्रांसफर होता चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कौन है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो कौन है जिसके डीएनए में मॉडिफिकेशन हुआ है, वो है आपका इकोलाई। क्योंकि ये पहले एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट नहीं था, लेकिन अब ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गया है। ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है। तो अब हम इकोलाई को क्या कह सकते हैं, आपका ट्रांसजेनिक, ठीक है, सॉरी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं इसको। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसमें तो बेसिक स्टेप्स क्या क्या होते हैं इसमें, देखो आइडेंटिफाई डीएनए विद डिजायरेबल जीन। ठीक है, सबसे पहले तो हमें उस डीएनए को ढूंढना पड़ेगा जिसमें डिजायरेबल जीन प्रेजेंट है, आप क्या चाह रहे हैं, आपकी क्या डिजायर है वो। फिर उसको क्या करना पड़ेगा, जो आइडेंटिफाइड डीएनए यानी कि जो आपका डिजायर डीएनए है उसको किसी होस्ट में हमें डालना पड़ेगा। ठीक है, मेंटेन एंड ट्रांसफर इंट्रोड्यूस डीएनए इन द होस्ट एंड इट्स प्रोजेनी। ठीक है, इसमें 3 स्टेप हो गए। सबसे पहला क्या करना, आइडेंटिफाई करना है डिजायरेबल जीन कौन सा है। दूसरा, उस डिजायरेबल जीन को होस्ट में डालना। और तीसरा क्या करना, क्या करना, इंट्रोड्यूस आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू होस्ट सेल। ठीक है, फिर हाँ ट्रांसफर, जो आपका डीएनए है, जो इंट्रोड्यूस डीएनए है उसको क्या कर लेना, डीएनए में सॉरी जो होस्ट सेल है, ताकि वो उसकी प्रोजेनी में भी क्या हो सके, ट्रांसफर हो सके, वहां उसको डालना। ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, देखो जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई वही है इसमें। तो सबसे पहले क्या था, रिक्वायर्स जीन ऑफ आइडेंटिफाई। ठीक है ना, सबसे पहले इसको क्या करा गया, इसमें से क्या करा गया, ये ढूंढा गया कि कौन सा जीन हमें चाहिए। तो ये आ गया जीन जो हमें चाहिए, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, या फिर एलियन डीएनए भी बोलते हैं। ठीक है ना, ये लिया। दूसरी चीज हमने क्या करा, जो बैक्टीरियल सेल थी उससे क्या ले लिया, प्लाज्मिड ले लिया। ठीक है, जो भी हमने एग्जांपल लिया था उसमें हमने दोनों चीजें सेम से लिया था, इसमें अलग अलग से ले रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से प्लाज्मिड लिया। ठीक है, इस प्लाज्मिड में क्या करा, एंजाइम का इस्तेमाल कर दिया इसको काटने के लिए। अब एंजाइम कौन से आएंगे, आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आएंगे, उन्होंने इसको काट दिया है। और ये वाला जो पीस था इसको यहाँ पर क्या कर दिया है, इंसर्ट कर दिया है और सील कर दिया। सील करने के लिए आपके लाइगेज काम आएंगे। ठीक है, सील करके इसको हमने कहाँ कर दिया, इसको हमने इस बैक्टीरियल सेल में क्या कर दिया है, डाल दिया है। ठीक है, और ये जो बैक्टीरियल सेल है अब वो कैसी हो गई, आपकी जेनेटिकली मॉडिफाइड होगी। ठीक है, तो यही चीज़ें हमने इसमें करनी है। अब थोड़ा सा डिटेल में हम इसके बारे में जाएंगे कि कौन कौन से इसमें टूल्स होते हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ें इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, कौन कौन सी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, किन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है, तो बेसिकली ये एक जो स्ट्रक्चर आपके सामने दिखाया गया है यहाँ पर, ये भी उसी का ही केस है, बट ये प्लांट के है, एग्रोबैक्टीरियम का। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस लेते हैं। ठीक है, ठीक है, हालांकि ये अभी है नहीं, ये लास्ट में हम इस पर डिस्कस करेंगे। एग्रोबैक्टीरियम प्लांट के लिए यूज़ करा जाता है। ठीक है, ठीक है ना। तो अभी इस पे हम बाद में आएंगे, क्योंकि अभी पहले तो हमें स्टार्टिंग की चीज़ें ये मालूम नहीं है ना। तो कौन कौन से टूल्स रहते हैं इसमें, उसके ऊपर आएंगे सबसे पहले। तो अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले आते हैं आपके एंजाइम्स। ठीक है, और एंजाइम्स में भी कौन कौन से आते हैं, आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, जो कि इनको कट करने का काम करेंगे। ठीक है, अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में भी बच्चों आ जाते हैं आपके, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है देखो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हो गए, पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेज, वेक्टर्स, होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो ये सारी चीजें हमें इसमें चाहिए होंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, हाँ, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आएंगे, उससे पहले एक चीज और हम इसमें ऐड करते हैं कि जैसे डीएनए अगर हमें उसको तोड़ना है, तो ये अभी आगे भी आएगा। बेसिकली क्या है, डीएनए अगर हमें एक्सट्रैक्ट करना है तो डीएनए
एक्सट्रैक्ट करने के लिए यानी कि डीएनए को अलग करने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, आपके लाइएज चाहिए होते हैं या लाइजिंग एंजाइम्स चाहिए होते हैं। ठीक है, ठीक है, कौन से एंजाइम चाहिए होते हैं हमें, लाइजिंग एंजाइम चाहिए होते हैं। ठीक है, लाइजिंग एंजाइम्स चाहिए होते हैं, लाइजिंग एंजाइम्स चाहिए होते हैं, जिनका काम क्या होता है, ठीक है, इनका काम क्या होता है, ये जो है काम करते हैं आपके जो डीएनए आइसोलेशन है वहां पर कोई ये काम करेंगे। ठीक है, तो इसमें लाइजिंग एंजाइम्स होते हैं। तो जो लाइजिंग एंजाइम्स होते हैं उसमें आ जाते हैं आपके जो सेल वॉल को तोड़ने वाले, सेल मेम्ब्रेन को तोड़ने वाले। ठीक है, तो बैक्टीरियल सेल के लिए अलग होंगे, प्लांट सेल के लिए सेलुलोज हो गए, फंजाई के लिए काइटिनीज हो गए, बैक्टीरियल सेल के लिए लाइसोजाइम हो गए। ठीक है, तो ये हो जाता है। ठीक है, फिर क्या होगा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी उसको डाइजेस्ट करने के लिए डिटर्जेंट का इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है, आरएनए को तोड़ने के लिए आरएनएज का, डीएनए को तोड़ने के लिए ठीक है डीएनए का। तो ये सब चीज़ों का हमें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब ये तो स्टार्टिंग है ना, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो आप तब यूज़ करेंगे जब आपके पास डीएनए प्रेजेंट है। सबसे पहले तो आपको डीएनए को ढूंढना पड़ेगा ना। ठीक है, तो डीएनए के लिए हम यूज़ करते हैं आपके लाइसिंग एंजाइम, जो क्या करेंगे, सेल मेम्ब्रेन को तोड़ेंगे, सेल वॉल को तोड़ेंगे, ठीक है, आरएनएस को तोड़ेंगे, प्रोटीएस को तोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको क्या चाहिए, सिर्फ डीएनए चाहिए ना। फिर क्या करेंगे, हम उसमें चिल्ड एथेनॉल डालेंगे। ठीक है, फिर जो डीएनए वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा और बाद में उसका आइसोलेशन कर लिया जाएगा। ठीक है ना, तो जो आइसोलेशन होता है डीएनए का उसको हम क्या कहते हैं, स्पूलिंग कहते हैं। ठीक है, ये भी आगे भी आएगा। ठीक है ना, तो अभी यहाँ पर आ जाते हैं हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जैसे कि बुक में दिया हुआ है स्टार्टिंग में ही। अगर हम बुक्स में भी देखेंगे तो पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उन्होंने शुरुआत करी है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मैं बात करूँ तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं बेसिकली मॉलिक्यूलर सीजर्स भी हम उनको कहते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है, जो डीएनए है उसको टुकड़ों में तोड़ना। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं उनका काम क्या होता है, बेसिकली डीएनए को तोड़ना। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम क्या है, टू कट डीएनए इनटू पीसेस। ठीक है, तो डीएनए को क्या करता है, ये पीसेस में ब्रेक कर देता है। ठीक है, ठीक है, और वहीं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मैं बात करूं, अगर अगर मैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात करूं तो यहाँ पर तीन तरीके के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हो जाते हैं आपके। एक तो होता है आपके एक्सोन्यूक्लियस, एक तो हो जाते हैं आपके एक्सोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, एक हो जाते हैं आपके एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, एंडोन्यूक्लियस। तीसरे हो जाते हैं आपके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, कौन से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, अब अगर मैं एक्सोन्यूक्लियस की बात करूँ तो एक्सोन्यूक्लियस क्या करते हैं, ये टर्मिनल एंड पे कट करते हैं। ये कट किस पे करते हैं, टर्मिनल एंड पे। ठीक है, और एक एक स्ट्रैंड को कट करते हैं, वन स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड को कट करेंगे और कहाँ पर, टर्मिनल पार्ट पर। ठीक है, एक स्ट्रैंड को कट करा और कहाँ पर, टर्मिनल पार्ट पर। ठीक है, और वहीं अगर मैं एंडोन्यूक्लियस की बात करूँ तो ये क्या करते हैं, ये भी एक स्ट्रैंड पे ही कट करेंगे। ठीक है, लेकिन ये कहाँ कट करते हैं, आपके बीच में कट करते हैं। तो उसमें लिख सकते हैं हम कट इन बिटवीन, या फिर मिडल कह लो, कट इन बिटवीन। ठीक है, या फिर कट इन मिडल। अब अगर मैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात करूं तो ये क्या करता है, पैलेंड्रोमिक साइड पे कट करते हैं, और ये दूसरा क्या करता है, दोनों स्टैंड पे, दो स्टैंड पे कट करता है। ठीक है, ये दोनों सिंगल स्टैंड पे कट करते हैं, ये दोनों दोनों स्टैंड पे कट करता है ये। ठीक है, और दूसरा पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस पे कट करता है। ठीक है, ये पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस, इधर पे पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस पे कट करता है। ठीक है ना, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम ऐसे देख सकते हैं, जैसे अभी हमने बोला, आप देख पाएंगे AAGCTT, AAGCTT। अगर आप यहाँ से यहाँ पढ़ रहे हैं
और दूसरा अगर इसको आप वापस उल्टा भी पढ़ेंगे ना यहाँ से यहाँ, तो भी आपको ये यही सीक्वेंस आएगी, AAGCTT, AAGCTT और AAGCTT। तो आप देख सकते हैं ये सीक्वेंस क्या है, आपकी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। ठीक है, तो हिंड थर्ड की जैसे मैं ये इसमें दिखाया ही हुआ है कि जो हिंड थर्ड की कटिंग साइट है वो एक तो क्या है, सबसे पहले तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचानेगा, भाई कहाँ पे मिल रही है, तो यहाँ पे इसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पहचान ली इसने, और इस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में भी पर्टिकुलरली वो यहाँ कट कर रहा है। ठीक है, दोनों स्टैंड पे आप देखिए तो ये आपस में जुड़े होंगे, यहाँ से ये कट कर देगा। ठीक है, जिससे क्या बन गई, ये स्टिकी एंड बन गए। ठीक है, तो ये चीज़ भी मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है तो उसके बाद क्या होता है, दो तरीके के एंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अभी एक पॉइंट और है कि लगभग 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स अब तक आइडेंटिफाई करे हैं, और कितने से, 230 बैक्टीरियल स्ट्रेन से। ठीक है, ठीक है, अभी नेमिंग भी आती है इसकी। ठीक है ना, फिर आते हैं इसके ऊपर। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पर, इको R1, इश्रिकिया कोलाई RY13। ठीक है, तो इको R1 नेमिंग कैसे करते हैं हम इसकी, तो जो इसका पहला लेटर है, यानी कि जैसे ई पहला लेटर है, तो ये कहाँ से आएगा, इसके जीनस से। तो ई का मतलब क्या हो गया आपका, इश्रिकिया, पहली चीज। ठीक है, दूसरा, नेक्स्ट टू लेटर्स फ्रॉम द स्पीशीज, इको, ये को, CO, तो ये कैसा नाम है इसका, स्पीशीज का नाम है, यानी कि ये कोलाई। ठीक है, जब नाम रखा गया है इको R1 तो किस बेसिस पे रखा गया है। ठीक है, फिर एंड अ लेटर फ्रॉम द स्ट्रेन, तो ये जो तीसरा है ये क्या है, लेटर फ्रॉम द स्ट्रेन, यानी कि आर जो है ये कहाँ से ले गया, आर स्ट्रेन, तो यानी कि इसका नाम क्या है, RY। ठीक है, फिर रोमन न्यूमेरिकल्स, ठीक है, इंडिकेट द ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। ठीक है, कि कौन से नंबर पे इसको डिस्कवर किया गया था। ठीक है, तो ये सब चीजें इसमें क्या होती है, ध्यान रखने वाली होती है। ठीक है, अब जैसे मैंने इको R1 बोल दिया है, ऐसे मैं हिंट थर्ड बोल दूं आपको। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप कैसे कैसे उसको कर सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है, अब जैसे मैंने बोल दिया कि इसमें काटा है इसको। ठीक है, इको R1 मैंने बोल दिया है। हाँ, जैसे इसमें इको RY13 लिखा हुआ है, अब मैंने लिख दिया एक और इको R1, इको R1 लिख दिया, तो इसमें भी यही होगा, ई फॉर इश्रिकिया, CO फॉर कोलाई हो गया, आर किसके लिए हो गया, इसमें जो स्ट्रेन होगा इसका। ठीक है, कि कौन से ये लिया गया है। ठीक है, ठीक है ना, ये RY13 इसका स्ट्रेन है। हालांकि जो फोर्थ लेटर होता है, यानी कि जो नंबर है न्यूमरल इसमें जो दिखता है, उसमें क्या होता है। ठीक है, हम्म, ठीक है, तो इश्रिकिया हो गया, कोलाई हो गया, RY13 हो गया, जो स्ट्रेन है वो उसका नाम आ गया है। ठीक है, कि ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, यानी कि कौन से नंबर पे इसको आइसोलेट किया गया था, यानी कि अगर ये 1 है तो इसका मतलब इसको सबसे पहले आइसोलेट किया गया। ठीक है, ठीक है, अगर इको R4 है यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि इस RY स्ट्रेन से फोर्थ नंबर पे उसको आइसोलेट किया गया था। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसकी नेमिंग होती है। ठीक है, अभी जो चीज़ हमने देखी थी, देखो वही चीज़ यहाँ पर दिखा रहा है, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, मॉलिक्यूलर सेजेस, यहाँ पे कट करा है इन्होंने, इस एंड पे, इधर इस एंड पे कट कर दिया है, तो जिससे क्या हो गई, स्टिकी एंड बन गए। ठीक है, ठीक है, जब भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है तो हमेशा दो तरीके के एंड बनते हैं। ठीक है, मैं यहीं पे लिखा देती हूँ आपको। ठीक है, तो जब भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है तो दो तरीके के एंड बनते हैं। ठीक है ना, दो तरीके के एंड फॉर्मेशन होते हैं, एक तो होते हैं आपके स्टिकी। ठीक है, एक क्या हो गया आपके स्टिकी एंड, और दूसरे कैसे हो जाते हैं आपके ब्लंट, दूसरे कैसे हो जाते हैं आपके ब्लंट एंड। ठीक है, तो जो अगर मैं स्टिकी एंड की बात करूँ तो इसमें क्या होते हैं आपके ओवरलैपिंग। ठीक है, ओवर क्या कह सकते हैं आप उसको, ओवर हैंगिंग। हाँ, ओवर हैंगिंग जो स्ट्रैंड होते हैं वो होते हैं, यानी कि फ्री एंड रहते हैं। ठीक है, इसमें फ्री एंड, यानी कि ये हिस्सा क्या है, फ्री है बाइंड करने के लिए। ठीक है, लेकिन ब्लंट एंड में ऐसा नहीं होता, इसमें नॉन स्टिकी होते हैं। ठीक है, स्टिकी एंड नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है, अगर ये सीक्वेंस है, सपोज ATGC, इधर से भी मैंने लिख दिया C, सॉरी GCA
ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने। तो ये कट कर देगा, यहाँ पर बीचों बीच कट लगा देगा। ठीक है, तो अब ये AT है इधर, ठीक है ना, ठीक है, और इधर भी क्या है, GC है। तो यहाँ पर स्पेस नहीं, जगह नहीं बची है ना कुछ भी। ये भी एंड अपना पूरा है, ये भी एंड अपना पूरा है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, ब्लंट एंड बोलते हैं। ठीक है, और जो इस तरीके से फ्री छूटे रहते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेगा इनके एंड क्या होंगे, फ्री या ब्लंट एंड हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो इको R1 है, हिंड थर्ड है, ये तो आपके स्टिकी एंड में आ जाते हैं, और जो हे थर्ड है, इको RV है, फिफ्थ इको RV, ये किस में आ जाते हैं आपके, ये ब्लंट एंड में आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं इसमें कि न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम डी एंड से करते हैं, ये इंटरनल पोजीशन यानी कि मिडल में कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यही चीज़ है इसमें कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो काम कैसे करता है, इसी चीज़ को इसमें दिखाया हुआ है। ठीक है, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर, ठीक है, देख सकते हैं आप इसमें, देखो सीक्वेंस है इधर पे। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ है, एक तो हो गया वेक्टर का DNA है, एक हो गया फॉरेन DNA जो हमने अभी बोला। ठीक है, तो अब होता क्या है, फॉरेन DNA और वेक्टर DNA को आपको क्या करना होता है, सेम एंजाइम से कट कराना होता है। ठीक है, तो सेम एंजाइम कट करता है दोनों को। ठीक है, अगर इसको एक R1 कट कर रहा है तो इसे भी एक R1 कट करेगा। ठीक है, तो इसने कट कर दिया यहाँ से भाई, एक यहाँ से कट कर दिया और दूसरा यहाँ से कट कर दिया, तो आप देख सकते हैं ये बन गई इधर यहाँ, तो अब ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर आके जुड़ जाएगा और ये बन गया आपका क्या, रिकॉम्बिनेंट DNA। ठीक है, ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप, स्टिकी एंड और ये सब। ठीक है ना, ठीक है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जिस पे हमारी बात हुई थी। ठीक है, उल्टे सीधा एक समान जिसको हम बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे मलयालम, देखो आप इसमें दोनों साइड MALAYALAM, यानी कि आप इधर को इधर से पढ़ेंगे, इधर से पढ़ेंगे, दोनों साइड से सेम सीक्वेंस रहेंगी, सेम इसमें भी ऐसे ही होता है। अगर आप इसको देखेंगे तो GAATTC, इधर भी इधर से यहाँ पढ़ेंगे तो GAATTC। ठीक है, इस तरीके से इसमें रहता है। ठीक है, और ये अब NCERT की बुक का डायग्राम है कि जो फॉरेन DNA उसको कैसे डाला जाता है। कहने का मतलब क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, फॉरेन DNA का मतलब क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो आपका डिजायर्ड जीन था। ठीक है, फॉरेन DNA बोला है, या फिर इसको हम डिजायर्ड जीन भी कह सकते हैं, जो आपको चाहिए था। ठीक है, दूसरा आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं इसको, भाई ये जीन आपको चाहिए था। ठीक है, ठीक है ना, तो ये आपने किस में कर दिया, वेक्टर में डाला आपने, इसको वेक्टर में आपने डालना है। ठीक है, तो ये फॉरेन DNA आया, ये वेक्टर DNA लिया। ठीक है, दोनों लिया आपने, दोनों में आपने क्या डाल दिया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल दिए। ठीक है, दोनों में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल दिया, इसमें भी डाल दिया, इसमें भी डाल दिया। जो भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आप इस्तेमाल करेंगे सेम इस्तेमाल करेंगे इसके लिए भी और इसके लिए भी। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से ये कट कर दिया इसने और यहाँ से ये कट कर दिया इसने। अब मान लो ये था इसमें से जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा। ठीक है, ये तो वो था जो DNA हमने पूरा निकाला। अब इस पूरे निकाले हुए DNA में भी कोई पर्टिकुलर साइट होगी जो हमें चाहिए होगी, तो ये फॉरेन DNA था, इसको हमने जब डाइजेस्ट कराया, तोड़ा, तो इसमें से हमें ये पार्ट सपोज हमारे काम का है तो हमने इसको ले लिया, तो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट, हम सॉरी इसको नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे जो टुकड़ा हमें चाहिए, जो हम इंसर्ट कराना चाह रहे हैं उसको बोलते हैं हम जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है ना, तो अब ये क्या करा, यहाँ भी कट लग गया है, तो ये हमने यहाँ डाल दिया है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर कौन काम करेगा, आपका लाइगेज काम करेगा, इन दोनों को चिपकाने का काम करेगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद ये वेक्टर तैयार है, ये क्या बन चुका है, अब RDNA बन चुका है, रिकॉम्बिनेंट DNA बन चुका है। ठीक है, क्योंकि इसमें वेक्टर में क्या हो चुका है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी ऐड हो चुका है। ठीक है ना, तो अब ये रिकॉम्बिनेंट DNA है। अब इसको हम क्या करेंगे, जिस सेल के अंदर, जिस बैक्टीरिया के अंदर हमने इसको डालना है वहाँ डाल देंगे, हमने इसको E. coli में डाल दिया है, और वहाँ पर क्या होगा, इसकी कॉपीज बनेंगी। ठीक है, अब जब ये सेल डिवाइड करेगी, कॉपी बनने का मतलब क्या हो गया कि ये सेल जितने बार डिवाइड करेगी वो भी उतने बार डिवाइड करेगी। तो ये जितना ये गया है, 1 से 2 सेल बनी है तो इसकी फिर 1 से 2 कॉपी, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से इसके भी नंबर्स क्या होते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है, अब आ जाता है इसमें सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट।
ठीक है। अब ये एक्चुअली मैं बुक के हिसाब से ही करा रही हूँ, मैं आपको उसी हिसाब से मैंने इसको किया हुआ है। ठीक है, हालांकि ये चीज़ पहले ही हो जाती है इसको उसमें डालने से पहले ही। तो बेसिकली होता क्या है कि आपने डीएनए को आइसोलेट कैसे किया है, डीएनए फ्रेगमेंट को आइसोलेट कैसे किया। देखो पहला चीज़, कटिंग डीएनए विद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिजल्टिंग इन द फ्रेगमेंट यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो कहने का मतलब क्या, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करा जाएगा डीएनए को कट करने के लिए। ठीक है, जैसे अभी आप देख पा रहे हैं ये फॉरेन डीएनए, इसको कट करने के लिए हमने क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाले जहां पर इसके टुकड़े हो गए। ठीक है, कट कर दिया। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करा जाता है, जो डीएनए के टुकड़े हैं, क्योंकि अब डीएनए क्या है, नेगेटिवली चार्ज रहता है, तो ये क्या करते हैं, एनोड की तरफ को मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, तो यहाँ पर एग्रोस का इस्तेमाल करा जाता है कॉमनली। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान में रखना है, हमने यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव की बात करी है, तो जो डीएनए का जो फ्रेगमेंट है उनमें जो मूवमेंट होता है वो चार्ज की वजह से नहीं होता, बेसिकली वो होता है उनके साइज़ की वजह से। जितना ज़्यादा छोटा पार्ट होगा उतनी ज़्यादा दूर वो मूव करेगा, और जितना ज़्यादा बड़ा पार्ट होगा, हैवी पार्ट होगा, वो मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर ये है पूरा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहाँ पर क्या, ये कैथोड नेगेटिव चार्ज हो गया, इधर ये एनोड पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसको बैटरी के साथ जोड़ दिया है, ये हो जाते हैं वेल्स ये। तो जो डीएनए है सैंपल्स, जो आपके कटे हुए टुकड़े हैं, उनको क्या करा जाता है, इसमें डाल दिया जाता है। ठीक है, इनमें डाल दिया जाता है और इसको स्विच को ऑन कर दिया जाता है। ठीक है ना, तो अब इसमें आप देख पा रहे होंगे बैंड दिख रहा है आपको, इधर बैंड दिख रहा है, इधर इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है। तो अगर देखेंगे जितना ज़्यादा दूर बैंड आया है, ठीक है, कितने दूर आया है इस पर डिपेंड करेगा। जो जितना हल्का बैंड होगा, जितना छोटा डीएनए होगा, जितना हल्का डीएनए होगा, वो उतना दूर आएगा। जितना बड़ा साइज होगा, जितना हैवी मॉलिक्यूल होगा, उतना ही क्या रहेगा, पास रहेगा, क्योंकि वो मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, ये देख सकते हैं आप, ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, ये देख पा रहे होंगे। इसमें क्या है, लेन बनी है 1 2 3 4, 4 लेन है। अगर आप लेन 1 2 3 4 को देखेंगे तो इसमें जो सबसे ज़्यादा टुकड़े आपको नज़र आ रहे हैं वो किस में दिख रहे हैं, 4 वाली में, इसमें सबसे ज़्यादा पीसेस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, 3 वाली में भी आ रहे हैं, 2 वाली में भी आ रहे हैं, और 1 वाली में आप देखेंगे एक ही पीस नज़र आ रहा है। इसका मतलब इसमें जो है, जो डीएनए डला हुआ है वो कैसा हुआ, अनडाइजेस्टेड है, क्योंकि वो मूव ही नहीं करा ना। अगर इसके टुकड़े बन गए होते तो क्या करता, मूव करते इसके टुकड़े, कोई छोटे कोई बड़े टुकड़े तो बनते इसमें। ठीक है, इसका मतलब ये जो डीएनए वो कैसा था, अनडाइजेस्टेड था। 2 3 4 में कैसा डीएनए, डाइजेस्टेड डीएनए, यानी कि वो डीएनए जिस पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने काम करा है, जिसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने तोड़ा है, वो डीएनए इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, इसीलिए इनके साइज से आपको पता लग जाएगा। देखो ये लार्जेस्ट बैंड हो गए और ये क्या होगा, स्मॉलेस्ट। तो जितना ज़्यादा दूर जाएगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा साइज कैसा होगा, छोटा होगा, यानी कि स्मॉलेस्ट। ठीक है ना, क्योंकि अभी हमने बोला कि जितना छोटा पार्ट होगा उतना ज़्यादा मूव करेगा, हल्का होगा ना तो मूव आसानी से कर पाएगा। ठीक है, ठीक है ना, तो आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हालांकि इसमें क्या करा जाता है, अगर मैं इसको बोलूँ तो अब क्या करा जाएगा, फिर जैसे डीएनए बन गए तो फिर जो डीएनए के सेगमेंट है उसको एगरोस जेल से जो अलग करते हैं हम, उसको बोलते हैं इल्यूशन। ठीक है, एक स्पूलिंग की मेथड था जिससे हम क्या करते हैं, जो डीएनए उसको अलग करते हैं। ठीक है, और इस जो एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, वहाँ से जब हमें लेना होता है, जो बैंड्स हैं उनको कट करना होता है, तब उसको हम क्या बोलते हैं, इल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, अब आ जाती है क्लोनिंग वेक्टर की बात। ठीक है ना, क्लोनिंग वेक्टर, तो इसमें भाई 2 तरीके के हैं। ठीक है, एक तो हो गए आपके क्लोनिंग वेक्टर। सबसे पहले तो वेक्टर्स होते क्या हैं, अब अगर हम वेक्टर की बात करें तो बेसिकली वेक्टर क्या है, आपके जीन व्हीकल। ठीक है, इनका काम क्या होता है, क्लोनिंग वेक्टर का बेसिकली काम क्या है, जीन टैक्सी, यानी कि जो आपका डिजायर्ड जीन है उसको वो क्या करेंगे, बैक्टीरियल सेल में लेके जाने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बिना उसके तो पॉसिबल नहीं होगा। दूसरी चीज़, अगर हम बोले तो इसमें जो मोस्ट कॉमनली 2 वेक्टर्स इस्तेमाल करे जाते हैं। ठीक है, जिसमें एक तो है आपका प्लाज्मिड, ठीक है, और दूसरा कौन सा आपका बैक्टीरियोफाज। ठीक है, ठीक है, दोनों है। दोनों में अंतर यही है कि जो प्लाज्मिड है इसमें बैक्टीरियोफाज है हाई जीनोम कॉपी नंबर, बस यही अंतर है। ठीक है,
ठीक है, वाइल प्लाज्मिड वेरी फ्रॉम अ फ्यू टू ओवर 100 कॉपीज पर सेल। ठीक है ना। तो अगर हम यही बात इसके ऊपर बात करें तो यही बात है कि जो प्लाज्मिड है उसका कॉपी नंबर क्या है, कम है एज कंपेयर टू बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज का क्या है, कॉपी नंबर क्या है, ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा कॉपीज वो एक बार में बना सकता है। ठीक है, ठीक है। और वेक्टर का काम क्या है, वेक्टर्स आर इंजीनियर टू फैसिलिटेट द लिंकिंग ऑफ फॉरेन डीएनए एंड सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, अभी इसको समझेंगे थोड़ा और कि क्या है इसका, इसमें क्या है कि अब वेक्टर की जब हम बात कर ही रहे हैं तो इसमें आ जाते हैं हम, वेक्टर में कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो प्लाज्मिड है जो वेक्टर की तरह काम करेगा आपका। ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर है ना जो। हाँ, अब आ जाते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो ये क्या था, ठीक है, ये पहला है। ठीक है, ये पहला आर्टिफिशियली बनाया हुआ PBR322। ठीक है, ये क्या है, पहला आर्टिफिशियली मेड वेक्टर है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको, सबसे पहले ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब हो गया जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होता है। ठीक है, तो ये कॉपी नंबर को कंट्रोल करके रखता है, तो ये होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ आ जाती है सिलेक्टेबल मार्कर, तीसरा आ जाता है क्लोनिंग साइट, और चौथा आ जाता है वेक्टर फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। हाँ, ये चीज़ है कि प्लांट्स और एनिमल्स में अलग अलग वेक्टर्स इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की बात हो गई है। क्लोनिंग वेक्टर भी हमने बोला, क्लोनिंग साइट्स। ठीक है, क्लोनिंग साइट्स की अगर मैं बात करूँ तो क्लोनिंग साइट में क्या होता है, वेक्टर शुड हैव फ्यू रिकॉग्निशन साइट्स फॉर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशन इन जीन क्लोनिंग। कहने का मतलब क्या है कि जो क्लोनिंग साइट्स होती हैं वो ज़्यादा होनी चाहिए। वेक्टर शुड हैव फ्यू रिकॉग्निशन साइट, कि हम उसको इतना ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर आप अपने सामने ही जो वेक्टर है इसको देखेंगे तो इसमें देखो इको R1 के लिए साइट है, हिन3 के लिए है, BAM-H1 के लिए है। ठीक है, और PVU2 के लिए भी क्या है, साइट है। ठीक है ना, तो जिसमें जितनी ज़्यादा क्लोनिंग साइट होगी क्या होगा, उस वेक्टर को यूज़ करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, ज़्यादा आसान रहेगा। आसान इन द सेंस कि हमारे पास उतने ज़्यादा ऑप्शन रहेंगे। अगर हमारे पास इको R1 है तो हम उसमें भी काम करा सकते हैं, हिन3 है तो उसमें भी काम करा सकते हैं, BAM-H1 है तो उससे भी काम करवा सकते हैं। ये चीज़ हो जाती है। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है सेलेक्टेबल मार्कर। अब सेलेक्टेबल मार्कर का क्या रोल है, ठीक है। Selectable marker helps identify and eliminate non-transformants common marker including antibiotic resistant gene। तो बेसिकली जो सेलेक्टेबल मार्कर है उसका काम है कि रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड कौन से हैं और कौन से नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है। बेसिकली उसमें डिफरेंस करने में सेलेक्टेबल मार्कर्स हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, तो सिलेक्टेबल मार्कर का जो मेन काम होता है वो यही कहता है डिफरेंशिएट करना कि कौन से आपके ट्रांसफॉर्म्ड हैं और कौन से ट्रांसफॉर्म्ड नहीं हैं, ये काम करता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ क्लोनिंग प्रोसेस। ठीक है, देखो फॉरेन डीएनए था, BAM-H1 साइट पे हमने इसको डाल दिया जिसपे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट था। ठीक है, जिससे रिकॉम्बिनेंट बन गया लूजिंग टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। अब होगा क्या, इस पे आते हैं। ठीक है, किस पे डाला इसने, BAM-H1, ये रहा BAM-H1। ठीक है, यहाँ पर एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंट जीन है, यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंट जीन है। अब यहाँ पर जब कट लगेगा तो ये जो आपका वेक्टर है इसके अंदर जो टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंट है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, खो देगा ये टेट्रासाइक्लिन के प्रति, क्योंकि यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन का जो रेजिस्टेंट जीन था वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना यहाँ से, अगर यहाँ पर कट लगता है। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, ये जीन कैसा हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझनी होंगी। ठीक है, अब आ जाते हैं ऑल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर। अब एक चीज़ और इस्तेमाल करी जाती है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ये आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा इजी रहता है, अदरवाइज क्या करना पड़ेगा आपको, 2-3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, एक स्टेप में करना इसको पॉसिबल नहीं हो पाता है, प्रोसेस क्योंकि लंबी रहती है, इसीलिए ये वाला मेथड ज़्यादा अपनाया जाता है। इसमें बेसिकली किया क्या जाता है, कलर प्रोडक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। तो बेसिकली इसमें क्या किया जाता है, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस ऐड करा जाता है। ठीक है, जिससे हमें ये पता चलता है कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो जब इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा
ठीक है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन का, तो इससे नॉन कलर्ड रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज बनेंगी। ठीक है, ठीक है। अब बेसिकली होता है क्या, देखो लेगजेड जीन होता है, ये आपने उसमें पढ़ा होगा, ये लैक ओपेरॉन। अगर आपको लैक ओपेरॉन ध्यान है तो उसमें आपने लेग जी या लेग जेड जो भी उसके बारे में पढ़ा होगा, जिसका काम होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाना। ठीक है, एक लेग जेड एंजाइम होता है। ठीक है, ये क्या करता है, आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज को रिलीज करता है। ठीक है, ये क्या करता है, आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज को रिलीज करता है, जो क्या कर देता है, आपके जो लैक्टोज है इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, बेसिकली ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। ठीक है, ये काम है इसका, बेसिकली ये काम है इसका। जो लेगजेड जीन है वो क्या कर देता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस करता है, जो लैक्टोज को ग्लूकोज गैलेक्टोज में ब्रेक कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, हम क्या करते हैं, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्स गैल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है। तो हमने क्या करा ठीक है, हमने क्या कर दिया, लेगजेड जीन ले लिया। ठीक है, मतलब ये एक वेक्टर बना लिया। ठीक है, यहाँ क्या कर दिया, लेगजेड जीन ले लिया है, ये ले लिया हमने। ठीक है, इसका जीन ले लिया है। ठीक है, इधर आपका सपोज इको R1 भी है। ठीक है, यहाँ पर लेगजेड जीन था। ठीक है ना, लेगजेड जीन लिया। अब यहाँ पर क्या है, एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट जीन है। ठीक है, ये चीज़ हमने ली। ठीक, अब हमने क्या करा, हमने इसमें कुछ इंसर्शनल एक्टिवेशन करना है, इसमें इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब इसमें लेगजेड जीन प्रेजेंट है, लेगजेड जीन प्रेजेंट है, तो ये लेगजेड जीन क्या करेगा, इस लैक्टोज को ग्लूकोज गैलेक्टोज में तोड़ देगा। ठीक है, अब जब हम क्रोमोजेनिक सब्सटेंस इसमें डालेंगे तो उससे क्या हो जाएगा कि ब्लू कलर की कॉलोनी बनेगी। कैसी कॉलोनी बन जाएगी आपकी, ब्लू कलर की कॉलोनी बनेगी। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमने यहाँ कुछ इंसर्ट कर दिया, ये लेगजेड जीन था, अब हमने यहाँ कुछ इंसर्ट कर दिया, यहाँ कुछ डाल दिया है, मतलब यहाँ पे कुछ कट लगा दिया है, डिस्टिक्शन एंजाइम है या कुछ नया एंजाइम यहाँ हमने डाल दिया है, या कोई जेनेटिक सीक्वेंस हमने इधर डाल दिया, तो उससे क्या हो जाएगा, ये लेगजेड जीन इस पर जब कट लगेगा तो ये जो लेगजेड जीन है ये क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। और जब ये इनएक्टिव हो जाएगा तो ये लैक्टोज ग्लूकोज गैलेक्टोज में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, जिससे हमें ब्लू कलर नहीं मिलेगा, यानी कि कैसा मिलेगा, वाइट कलर मिलेगा, या फिर हम कह सकते हैं कलरलेस मिलेगा। ठीक है ना, तो जब लेगजेड जीन एक्टिवेट है तब हमें क्या मिल रहा है, ब्लू कलर कॉलोनी मिल रही है। जब हमें लेगजेड जीन इनएक्टिव हो जाएगा, इसीलिए इसको इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहा जाता है। ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहा जाता है, जिससे नॉन कलर्ड रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज बनेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस डाल देंगे। अब एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट था तो एम्पिसिलिन डाल देंगे उसमें। ठीक है, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, पता चल जाएगा, अगर ब्लू कलर की कॉलोनी आ रही है इसका मतलब ये जो जो होस्ट है वो कैसा है आपका, अगर ब्लू कलर की कॉलोनी मिल रही है इसका मतलब वो ट्रांसफॉर्म्ड नहीं है। ठीक है, मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट है। ठीक है, और अगर हमें ये वाइट कलर की कॉलोनी मिल रही है इसका मतलब वो कैसा आपका रिकॉम्बिनेंट है, क्योंकि यहाँ पर कुछ इंसर्ट हो गया है जिसकी वजह से लेगजेड जीन क्या था, इनएक्टिव हो गया है। ठीक है, ठीक है, तो ये वही चीज़ है। ठीक है, वेक्टर डीएनए लिया है, फॉरेन डीएनए लिया है, फिर काटा है बैम H1 से दोनों को, फॉरेन दोनों को कट 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 कर दिया, देखो यहाँ कट लग गया है और यहाँ कट लग गया है, फिर ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, डिजायर्ड जीन यहाँ पर ऐड हो गया है। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट बन गया है। फिर इस रिकॉम्बिनेंट को हमने क्या कर दिया है, इधर डाल दिया है, ट्रांसफॉर्म्ड विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्म्ड विथ रिकॉम्बिनेंट। हाँ, अब इसमें कंडीशन है अलग अलग। ठीक है, 3 तरीके की कंडीशन हो सकती है, वही चीज़ इसमें दी रखी है, जो पिक्चर है इसमें यही चीज़ समझाई हुई कि 3 तरीके की कंडीशन है। एक तो हो गया ट्रांसफॉर्म्ड विद नॉन रिकॉम्बिनेंट, एक हो गया ट्रांसफॉर्म्ड विद रिकॉम्बिनेंट, और एक हो गया नॉन ट्रांसफॉर्म्ड। ठीक है भाई, ये सब तो हमने डालने के लिए छोड़ दिया है ना,
मैं चाह रही हूँ, मैंने ये बनाया डीएनए, ये मैंने डीएनए बनाया, इसको जोड़ा, हो सकता है मेरा डिजायर्ड जीन यहाँ जुड़ा ही नहीं, आया ही नहीं। ठीक है, सपोज मैंने क्या करा, जैसे ये तो एक सीधी सिंपल प्रोसेस हो गई कि भाई मैंने फॉरेन डीएनए लिया, एक वेक्टर डीएनए लिया, ठीक है, ये जो आइडियल कंडीशन है, ठीक है, एक वेक्टर डीएनए लिया है, एक फॉरेन डीएनए लिया है, इसमें मैंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल दिया है। ठीक है, अब अगर ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने इसको कट नहीं किया, कंडीशन तो यही है ना, या तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेगा या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट नहीं करेगा। अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कट नहीं करा, ये तो पूरा ही रह गया वैसा ही, इसमें तो कोई चेंज आया ही नहीं ना, तो ये भी तो जा सकता है सेल में, हो सकता है मेरा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम ही ना करे। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने काम किया और ये बन गया आपका, जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने सही से काम किया तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म तो हो गए, ये भी ट्रांसफॉर्म हुआ है और ये भी ट्रांसफॉर्म हुआ है। ठीक है, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्म क्यों बोला मैंने इसको, सॉरी अभी तो ये ट्रांसफॉर्म हुआ नहीं है, जब सेल में गया तो सेल ट्रांसफॉर्म हो गई। जैसे जिस बैक्टीरिया के अंदर इसको डाला तो बैक्टीरिया कैसा है, ट्रांसफॉर्म्ड है ना, क्योंकि इसमें बाहर से कोई चीज़ गई, मेरे ज़रूरत की नहीं गई लेकिन बाहर से कोई चीज़ गई है, तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांसफॉर्म्ड कहलाएगा। ठीक है, और दूसरा कि इन दोनों में से कुछ भी नहीं गया उसके अंदर। ठीक है, तो यही कंडीशन है। पहली चीज़ तो ये हो जाएगी कि ये भाई इकोलाई है, सपोज ये भी इकोलाई है, ये भी इकोलाई है, ये भी इकोलाई है, मैंने इसके अंदर डाला तो बाहर की एक चीज़ गई, वेक्टर ही चला गया, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने अपना काम सही से नहीं करा तो वेक्टर पे कट नहीं लगा, फॉरेन डीएनए इसके साथ नहीं जुड़ा, तो ये पुराना ही था ऐसा ही वेक्टर आया इसके अंदर, तो ये ट्रांसफॉर्म तो है लेकिन रिकॉम्बिनेंट नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म विद नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब दूसरी कंडीशन क्या हो गई कि भाई ये रिकॉम्बिनेंट वाला है, ठीक है, मतलब ये ट्रांसफॉर्म्ड भी है और रिकॉम्बिनेंट भी है। तीसरी कंडीशन कि भाई ये ट्रांसफॉर्म तो है लेकिन इसके अंदर कुछ एंटर ही नहीं करा, तो ये नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है। ठीक है, मतलब इसमें तो कुछ आया ही नहीं ना, इसमें बस बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है, कुछ आया ही नहीं, तो इसको जब हम मीडिया में डालेंगे, ठीक है, अभी किसके लिए है, अभी हम देखते हैं यहाँ पर कि भाई एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है, अब जैसे ही मैं इसको एम्पिसिलिन की मीडियम में डालूंगी ये तो मर जाएगा, क्योंकि इसके अंदर तो ये आया ही नहीं ना, तो ये कैसे जिंदा रहेगा। ठीक है, ठीक है, ऑल सेल्स ग्रोइंग ऑन एम्पिसिलिन मीडिया, सिलेक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्म्ड सेल। अब एम्पिसिलिन के मीडियम में मैंने इसको डाल दिया है, ठीक है ना, तो ये बचा, ये मर गया। ठीक है, ट्रांसफॉर्म्ड विद नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब ये क्यों बच गया, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन था, इसमें भी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन था, तो ये दोनों बच गए यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करा फिर मैंने इसको टेट्रासाइक्लिन में डाल दिया, टेट्रासाइक्लिन में डालूंगी तो क्या हो जाएगा, ये वाला मर जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें रिकॉम्बिनेंट बन गया ना टेट्रासाइक्लिन की जगह पर, तो जब जहाँ पर टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंट जीन था वहाँ पर क्या बन गया, इसके लिए रिकॉम्बिनेंट बन गया है, यहाँ पर तो फॉरेन डीएनए चला गया, तो इसका मतलब इसने जो टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंट था वो क्या कर दिया, खो दिया है अपना। ठीक है ना, तो ये वाली तो ग्रो कर जाएगी टेट्रासाइक्लिन में भी, ये वाली क्या हो जाएगी, मर जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं। ठीक है ना, फिर आ जाता है आपका कंपिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, अब बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटेंट बनाना है, ठीक है, कि भाई वो प्लाज्मिड को ले ले अपने अंदर। ठीक है ना, तो वो कैसे होगा, तो इसके लिए कुछ मेथड्स करे जाते हैं। ठीक है ना, जरूरी नहीं कि हर बार नेचुरली हो जाए। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन से पास होना थोड़ा मुश्किल होता है, क्यों, क्योंकि नेचर कैसा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसका नेचर कैसा होता है, आपका हाइड्रोफोबिक नेचर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पास होना क्या होता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो जो बैक्टीरियल सेल है उसको कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है, ताकि क्या हो जाए, जो प्लाज्मिक डीएनए है उसको अच्छे से लिया जा सके। ठीक है ना, ठीक है, तो कैल्शियम है जिसमें जो क्या करता है, उसकी परमेबिलिटी बढ़ा देता है बैक्टीरियल सेल वॉल की। ठीक है, तो इसमें हीट शॉक मेथड का इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है ना, मतलब पहले उसको ठंड में रखा जाएगा, आइस में रखा जाता है, फिर उसको 42 डिग्री तक लाते हैं, फिर उसको 0 पे ले जाते हैं, फिर 42 डिग्री पे लाते हैं, तो ये हीट शॉक मेथड अपनाया जाता है। मतलब पहले आइस पे रखेंगे, फिर 42 पे लाएंगे, फिर आइस पे रखेंगे, फिर 42 पे लाएंगे। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, जो बैक्टीरिया है वो क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए लेने के लिए इनेबल हो जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हीट शॉक मेथड। माइक्रो इंजेक्शंस, ठीक है, डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है न्यूक्लियस में। ठीक है, बॉलिस्टिक गन मेथड, जीन गन मेथड, तो
गन की तरह ही होता है, समझ लो एक तरीके से, ठीक है। ये प्लांट्स के केस में ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है। हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स लिए जाते हैं गोल्ड के या टंगस्टन के, जिसमें डीएनए की कोटिंग होती है, और जैसे गन होती है तो शूटिंग करते हैं उसी तरीके से करा जाता है, ठीक है। तो कंटिन्यूसली, इसी वजह से इसको जीन गन मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। फिर है डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर्स, ठीक है। डिसआर्म्ड पैथोजन का इस्तेमाल करा जाता है टू इन्फेक्ट सेल्स एंड ट्रांसफर रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल, ठीक है। मतलब उसी के जो पैथोजेंस है उसी को लिया जाएगा, लेकिन उसको क्या कर दिया जाएगा, डिसआर्म्ड कर दिया जाएगा, मतलब वो कोई नुकसान ना पहुंचा जाए उसको, ऐसा कर दिया जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। अब आ जाती है प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी कि जितनी चीज़ें अभी हमने पढ़ी हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें हुई हैं। देखो ये सब चीज़ें, अब जो ये प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आ रहा है, इसमें हमने सारी ही चीज़ें ऑलमोस्ट पढ़ ली हैं, ठीक है। अब एक तरीके से समझ लो क्विक रिवीजन टाइप का है, क्योंकि सब कुछ है इसके अंदर, ठीक है। तो प्रोसेस कैसे रहती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, जो प्रोसेस है वो होती कैसे। सबसे पहले तो डीएनए का आइसोलेशन होता है, ठीक है। डीएनए को आइसोलेट करा जाता है, तो डीएनए को हमने बोला था आइसोलेट करने के लिए क्या करते हैं हम, डीएनए आइसोलेशन करा जाता है, इसमें लाइज का एंजाइम, जो लाइजेस एंजाइम्स होते हैं उनका इस्तेमाल करा जाता है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, इनको तोड़ा जाता है, प्रोटीएज, आरएनएज, इन सब का इस्तेमाल होता है। फिर चिल्ड एथेनॉल में इसको डाला जाता है, फिर क्या करा जाता है, ये निकाला जाता है ना, इस मेथड को क्या बोलते हैं, स्पूलिंग बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। चिल्ड एथेनॉल में डाला हुआ है, ठीक है। तो डीएनए का आइसोलेशन हो गया पहली चीज़, ठीक है। दूसरा हो जाता है फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है भैया। डीएनए हमें मिला है, अब हमने क्या करना है, डीएनए के टुकड़े करने हैं, क्योंकि पूरा डीएनए नहीं चाहिए हमें, उसका कुछ पार्ट चाहिए, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाला जाता है ताकि डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएं, ठीक है। अब क्या हो गया, जब डीएनए के टुकड़े हो गए, आइसोलेशन ऑफ द डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। अब क्या करेगा, जो आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट का मतलब क्या हो गया भैया, इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराई जाएगी। इसके अब टुकड़े तो हो गए हैं, अब हमें कौन सा चाहिए, हम क्या करेंगे उसको, जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होगी उसमें वेल्स में डालेंगे, फिर वो रन करेगा, फिर हमारे अकॉर्डिंग जिस साइज़ का हमें चाहिए हम उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। फिर है लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू द वेक्टर। अब हमें वेक्टर लेना है, फिर वेक्टर में भी हमें कट लगाना है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से, और ये जो डीएनए फ्रेगमेंट हमने लिया है उसको क्या करना है, चिपकाना है, लाइगेट करना है, किसमें, वेक्टर में, ठीक है। अब वेक्टर क्या बन जाएगा आपका, आरडीएनए बन गया, ठीक है। अब आरडीएनए बन गया है, तो जब आरडीएनए बन गया यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया है, उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने क्या करना है, होस्ट सेल में डाल देना है, ठीक है। फिर होस्ट सेल को लार्ज स्केल पे कल्चर करना है प्रोडक्शन के लिए, कि आपको उसमें से क्या चाहिए, ठीक है। फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट, आप उसको किस प्रोडक्ट के को बनाने के लिए आप उसको लार्ज स्केल पर लेके आ रहे हैं, ये मैटर करता है, ठीक है ना। आपको उसमें से क्या चाहिए, ठीक है, ठीक है। आरडीएनए कंस्ट्रक्शन हो गया, फिर इंसर्शन भी हो चुका है, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं इसमें, ठीक है। हालांकि इसके बाद हम एक और चीज़ कर सकते हैं, जो ये, हाँ, लाइगेशन हो गया, उसके बाद ट्रांसफ़र हो गया डीएनए होस्ट में। तो ये डीएनए होस्ट में ट्रांसफ़र करने के लिए या डालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें कुछ मेथड इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जैसे हमने बोला कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है ना होस्ट को, तो वो चीज़ भी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। सेलेक्टेबल मार्कर का इस्तेमाल करना कि भैया रिकॉम्बिनेंट बना है कि नहीं बना है, ट्रांसफॉर्म्ड बना है कि नहीं बना है, कैसे पता चलेगा हमें, ठीक है ना। फिर फॉरेन जीन प्रोडक्ट जो है वो होगा, ठीक है, ठीक है। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये तो हम कर ही चुके हैं ऑलमोस्ट, तो करने की ज़रूरत है नहीं। लाइसोजाइम, ये चीज़ हम अभी, इस पे हम अभी बात करी थी हमने, कि लाइसोजाइम करा जाता है सेलुलेज प्लांट सेल के लिए, काइटिनेज फंगल सेल के लिए, ठीक है। प्रोटीन के लिए प्रोटीज डाले जाते हैं, आरएनएस के लिए, ठीक है, आरएनए के लिए आरएनएस, ये सब डाले जाते हैं न्यूक्लियसेस, ठीक है। ये सब चीज़ें तो हो ही चुकी हैं ऑलमोस्ट। डीएनए प्रेसिपिटेशन, ये सब चीज़ें भी हमने कर ली, भी चिल्ड एथेनॉल डाला जाता है इसमें, डीएनए को अलग किया जाता है, स्पूलिंग मेथड इसको हम बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ भी हो चुका है।
फिर है डीएनए लाइगेशन, ठीक है, ये भी है। अब आ जाता है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। हाँ, पीसीआर यही चीज़ है इसमें, ठीक है। एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर, ठीक है ना। पीसीआर का इस्तेमाल क्यों करा जाता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसका इस्तेमाल क्यों करा जाता है, ठीक है। तो इसका जो होता है कि हमें भाई जो भी जीन है हमारा या जो भी डीएनए है, हमें उसकी मल्टीपल कॉपीज चाहिए, ठीक है, हमें उसकी मल्टीपल कॉपीज चाहिए। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, पीसीआर करवाते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, बहुत सिंपल सा मेथड है। देखो, ये 95 डिग्री सेल्सियस पर क्या करा, इस स्ट्रैंड को हीटिंग दी, जिससे ये क्या हो गया, डीनेचरिंग हो गई, यानी कि ये अलग हो गई, ठीक है। आप देख पाएंगे दोनों स्ट्रैंड क्या हो गए, अलग हो गए, ठीक है। फिर अनीलिंग करी जाती है, दोनों स्ट्रैंड अलग हो चुके हैं, ठीक है ना। फिर क्या करा जाता है इसमें, जो डीएनए स्ट्रैंड अलग हो गए हैं, अभी तक दोनों स्ट्रैंड थे, हीट दी उनको भैया, एक्सटेंसिव हीट दी, तो उससे क्या हो गया, दोनों क्या हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गए, दोनों क्या हो गए, अलग हो गए, ठीक है। डीनेचुरेशन में हो गया दोनों का, दोनों क्या हो गए हैं, अलग हो गए, ठीक है। फिर क्या करा जाएगा, फिर इसकी अनीलिंग करी जाएगी, प्राइमर ऐड करे जाते हैं इसमें, ठीक है। और उसके बाद क्या करा जाता है, फिर से इसकी सिंथेसिस हो जाती है, डीएनए पॉलीमरेज टेक पॉलीमरेज आता है, जो क्या करता है, इसको फिर से सील कर देता है। तो आप यहाँ देख पाएंगे एक स्ट्रैंड से कितने स्ट्रैंड बन गए हैं, आपके 2 स्ट्रैंड बन गए हैं, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली इसका यही काम होता है कि आपको जब क्या होता है, ज़्यादा नंबर चाहिए होते हैं किसी डीएनए सीक्वेंस की, तो तब हम क्या करते हैं, आपके पीसीआर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ठीक है, देखो डीएनए का स्ट्रैंड है, देख पा रहे होंगे, तो ये डीएनए का स्ट्रैंड है, फिर ये ओपन हो गया है ये, ठीक है, दोनों 90 डिग्री पर रखे गए थे, 95 94 डिग्री पर। तो क्या हो गया, दोनों स्ट्रैंड क्या हो गए, अलग अलग हो गए, ये देखो गैप बन चुका है दोनों में। फिर क्या हो गए, 54 पे लेकर आते हैं, देन क्या हो गया, यहाँ पर प्राइमर्स ऐड हो गए, देन ये क्या हो जाएगा, यहाँ से न्यूक्लियोटाइड ऐड होना शुरू हो गया, एक्सटेंशन होना शुरू हो गया, ठीक है। तो बहुत आसान सी प्रोसेस है, इतना कुछ है नहीं, ठीक है। फिर है इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल। ये तो हमारा हो ही चुका है कि कैसे इंसर्ट करा जाता है, कॉम्पोनेंट बनाया जाता है, ठीक है, हीट शॉक मेथड, ये सब चीज़ों की मदद से ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है, यानी कि जब उसको उसमें डालेंगे तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑफन कैरिंग एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ट्रांसफॉर्म सेल इनटू रेजिस्टेंट वंस, ठीक है। फिर ये चेक करा जाता है कि भैया जो ट्रांसफॉर्म है वो कैसे हैं, सेलेक्टेड ऑन एंटीबायोटिक कंटेनिंग मीडिया इंश्योरिंग ओनली सेल्स विद इंसर्टेड डीएनए सर्वाइव, ठीक है ना। एंटीबायोटिक कंटेनिंग मीडिया में उसको ग्रो कराया जाता है, ताकि उससे ये पता चल जाए कि कौन सी सेल रिकॉम्बिनेंट वाली है, कौन सी नहीं, ठीक है। जो भी अभी हमने किया था कि रेजिस्टेंट वाले मीडियम में डालेंगे तो एक मर जाएगी, फिर दूसरी मर जाएगी, तो अलग अलग रेजिस्टेंट मीडियम में हम उसको डालते हैं, ठीक है, ठीक है। ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, ठीक है। एलियन डीएनए इज इंसर्टेड, एलियन डीएनए इज इंसर्टेड इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर एंड ट्रांसफर टू होस्ट सेल, बिल्कुल ठीक है। फिर है मल्टीप्लिकेशन, एलियन डीएनए गेट्स मल्टीप्लाइड विद इन द होस्ट सेल, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है ना। तो इंसर्शन कैसे फॉरेन जीन प्रोडक्ट बनता है, तो भैया हमने क्या करा, क्लोनिंग वेक्टर लिया है, उसमें डीएनए इंसर्ट करा है, एलियन डीएनए यानी कि फॉरेन डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम बोलते हैं, वो हमने डाल दिया था, उसको होस्ट सेल में ट्रांसफर कर दिया है। अब जैसे जैसे होस्ट सेल मल्टीप्लाई होती चली जाएगी, साथ में उसके नंबर भी बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, डिजायरेबल प्रोटीन, द एम इज टू प्रोड्यूस अ डिजायरेबल प्रोटीन। अब भैया जो भी चीज़ बन रही है उससे कुछ ना कुछ तो रिजल्ट मिलेगा ना, जो जीएनए बन रहा है, कोई ना कोई आगे चल के कोई प्रोटीन तो बना ही रहा होगा ना वो, ठीक है। तो फॉरेन जीन मस्ट बी एक्सप्रेस्ड अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें कि जो भी चीज़ आपने बनाई है फाइनल, उसमें कुछ ना कुछ चीज़ तो होनी चाहिए ना, ठीक है, ठीक है, जो भी चीज़ें आप बना रहे हैं, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। लार्ज स्केल प्रोडक्शन, अब भाई
ये हो गया तुम्हारा लार्ज स्केल प्रोडक्शन। लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने के लिए क्या करते हैं, बायोरिएक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं हम। इसमें लिखा होगा, हाँ, क्लोनिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन जीन ऑफ इंटरेस्ट क्लोन्ड टारगेट प्रोटीन एक्सप्रेशन। ठीक है भाई, प्रोटीन जो भी बन रहे हैं उसका एक्सप्रेशन होगा हेटरोलोगस होस्ट में। ठीक है, लेबोरेटरी कल्चर्स होगा, स्मॉल स्केल कल्चर या लार्ज स्केल कल्चर। ठीक है, लार्जर बायोमास ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है हमें। uses medium drained and fresh medium added to maintain active phase। ठीक है, higher yields produces large biomass and higher yields of desired protein। ये सब चीज़ें हैं। तो अब लार्ज, जब हमें उसको लार्ज स्केल पे प्रोडक्ट करना होता है, उसका जो प्रोडक्शन है लार्ज स्केल पे करना होता है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, बायोरिएक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं लार्ज स्केल प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, जो बायोरिएक्टर्स होते हैं क्या करते हैं, आपके बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं इस तरीके के। इसमें आई थिंक डायग्राम होगा, हाँ ये रहे बायोरिएक्टर्स। ठीक है, ठीक है, एक तो ये रहा आपका, दूसरा क्या रहा, ये रहा। तो इसमें 2 बायोरिएक्टर्स हैं। ठीक है, एक तो है आपका बायोरिएक्टर, दूसरा क्या एक है आपका स्टार टैंक बायोरिएक्टर, दूसरा है आपका बायोरिएक्टर। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है, सॉरी, सिंपल ये है आपका सिंपल स्टार टैंक बायोरिएक्टर, दूसरा है आपका स्पार्स्ड बायोरिएक्टर। ठीक है, ठीक है। तो एक्चुअली बेसिकली इसमें होता क्या है, सिलेंड्रिकल होता है, मिक्सिंग वगैरह होती है इसमें। तो अब हमें इसमें मेनली करा क्या होता है, हमें ऑप्टिमल जो ग्रोथ होती है उसके लिए कंडीशंस देनी होती है, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट, विटामिन्स, ऑक्सीजन, जो भी चीज़ें, क्योंकि भैया हमें कल्चर करना है, अब किसी बैक्टीरिया का प्रोडक्शन हमें करना है। ठीक है, मैंने इकोलाई के अंदर अपने ज़रूरत का जीन डाला है, और वो जीन मुझे ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, वो डीएनए मुझे चाहिए, जो स्पेसिफिक प्रोटीन बनाता है वो मुझे चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इकोलाई को ग्रो करवाना पड़ेगा लार्ज नंबर पे। ठीक है, तो जब मैं उसको लार्ज नंबर पे ग्रो करवाऊंगी तो भाई मुझे उसके खाने पीने हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा ना। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, एजिटेटर सिस्टम होता है, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन होती रहती है, टाइम से सप्लाई होती जाती है, फोम कंट्रोल ताकि उसमें फोम ना बने। ठीक है, पीएच कंट्रोल, सैम्पलिंग पोर्ट्स। ठीक है, यहाँ पर लगा होता है आपका फोम ब्रेकर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये ये भरा हुआ है मटेरियल, ये यहाँ तक भरा हुआ है, ऊपर जगह पे खाली है इधर पे। तो ये इसलिए ताकि यहाँ पर जो फोम झाग बनेगी उसको तोड़ा जाए। ठीक है, ठीक है ना, यहाँ से स्टरलाइज एयर, तो मतलब हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। एयर स्टरलाइज करके डाली जा रही है ताकि कोई दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना चला जाए, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, कल्चर ग्रोथ यानी कि जिस कल्चर मीडिया में उसको हम ग्रो करा रहे हैं वो दे रहे हैं, यानी कि खाना पीना सब कुछ। ठीक है, एसिड बेस, पीएच कंट्रोल हमें ध्यान रखना है, स्टीम फॉर स्टरलाइजेशन। ठीक है, स्टीम देते रहने ताकि कोई दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो ना कर पाए। फ्लैट ब्लेड्स डाली जाती हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें उसमें प्रोवाइड करानी पड़ती हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है ना, ठीक है, तो ये ऑप्टिमल कंडीशन प्रोवाइड करा देता है ताकि हमें जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है वो हमें क्या हो जाए, मिल जाए। ठीक है, और ये मोस्ट कॉमन टाइप का बायोरिएक्टर है जिसका इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है, अब एक चीज़ और आ जाती है इसमें, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। देखो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, अभी हमने बायोसिंथेसिस कर ली है, प्रोटीन्स अंडरगो प्योरिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग बिफोर फाइनल यूज़। अभी जो भी चीज़ हुई है उसका फाइनल यूज़ क्या है, वो किसी चीज़ को हमें मार्केट पे लेके आना है तो उससे पहले जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं सब कुछ चेक होता है, जो उसको हम कह सकते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना, क्या कह सकते हैं हम उसको कि भैया क्यों करी जाती है। तो बेसिकली चीज़ ये है कि जितनी भी चीज़ें हैं, सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन, जितना भी कुछ है, ये सबको किस में करा जाता है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में रखा जाता है। ठीक है ना, क्लिनिकल ट्रायल्स हो गए, चाहे दवाइयों का केस है या टेस्टिंग हो गई उसकी, सब कुछ किसके अंदर आ जाता है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर आता है। क्वालिटी चेक है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर में तो यही सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब बाकी मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। ठीक है, अगले नए चैप्टर के साथ। ठीक है बच्चों।